दुनिया के इतिहास में पहली और आखिरी बार परमाणु बमों का इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में हुआ था, जब अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 और 9 अगस्त 1945 को हमला किया था। आज से 76 साल पहले 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला परमाणु हमला किया था और उसके ठीक 3 दिन बाद जापान के ही नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। इस हमले के बाद जापान के ये दोनों शहर लगभग पूरी तरह तबाह हो गए। 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जानें तो पल भर में चली गईं और जो बच गए उनके जिस्म का कोई न कोई अंग हमेशा के लिए नाकाम हो गया। हमले के कुछ देर बाद घंटों काली बारिश होती रही और रेडियो एक्टिव रेडिएशन ने जापान के इस 2 हंसते खेलते शहर पर अपना कहर बरसाया तो मानो कयामत से पहले इन 2 शहरों पर कयामत आ गई हो। चारों तरफ मौत का मंजर पसरा हुआ था। वक्त बीतता गया लेकिन तबाही थमी नहीं और आने वाले कई दशकों तक इसका असर दिखता रहा। दुनिया के इतिहास में इससे भयानक जंग न पहले कभी हुई और न ही इसके बाद कभी दुनिया ने देखी। आज दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ लगी हुई है और सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में परमाणु हथियार अलग अलग मुल्कों के पास मौजूद है और एक देश दूसरे को परमाणु हथियार छोड़ने की धमकियां भी देते रहते हैं। लेकिन एक बात तो है, इस परमाणु हथियार से होने वाली तबाही के बारे में सभी को पता है। इसीलिए कई एक्सपर्ट का मानना है और वो इस बात की गारंटी देते हैं कि अब कभी दुनिया में परमाणु हमला नहीं हो सकता। हालांकि एक बात और, जापान के इन शहरों पर जो परमाणु बम गिराया गया था, आज का परमाणु बम उसके मुकाबले हजारों गुना शक्तिशाली और विनाशकारी है और आज दुनिया में 13,000 से अधिक परमाणु हथियार मौजूद हैं। तो सोचिए, जब 2 बमों ने ऐसी तबाही मचाई तो ये 13,000 बम जो उन 2 के मुकाबले हजारों गुना शक्तिशाली है, अगर उनमें से सिर्फ 1,000 भी फट गए तो धरती से पूरी तरह जिंदगी खत्म हो जाएगी। अब सवाल ये है कि अमेरिका ने जापान के इन शहरों पर परमाणु हमला किया क्यों और इस हमले के बाद कैसे चारों तरफ तबाही मची और फिर जापान ने अपने आप को कैसे संभाला और आज का हिरोशिमा और नागासाकी किस हाल में है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने अपने चैनल रियल कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि आगे भी ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। समय था वर्ल्ड वार 2 का, जब पूरी दुनिया एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी। एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और रसिया जैसे पावरफुल देश थे तो दूसरी तरफ जापान, जर्मनी और इटली थी। तारीख थी 7 दिसंबर 1941 की, जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध में जल रही थी। लेकिन अमेरिका अभी तक वर्ल्ड वार 2 में शामिल नहीं हुआ था। 7 दिसंबर 1941 सुबह 7:48 पर जापान अपने लड़ाकू जहाज के जरिए अमेरिका के पर्ल हार्बर यानी नौसैनिक अड्डे पर ताबड़तोड़ कई हमले करता है। अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर करीब 1 घंटा 15 मिनट तक बमों की बारिश होती है। जापान इस हमले के जरिए अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका की जमीन पर यह पहला हमला था। हमले में पर्ल हार्बर पर तैनात करीब 2500 अमेरिकी सैनिक मारे जाते हैं। साथ ही 8 जंगी जहाज, 112 शिप और 164 लड़ाकू विमान भी नष्ट कर दिए जाते हैं। जापान के इस हमले से अमेरिका हिल जाता है और फिर अमेरिका भी किसी सूरत जापान से बदला लेने की ठान लेता है। कहते हैं कि दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना हर ताकतवर देश के तानाशाह का सपना होता है। हिटलर ने भी यही सपना देखा था और उसके करीबी दोस्त जापान के राजवंश ने भी, और उनकी इसी ख्वाहिशात की वजह से वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत हुई थी। 22 जून 1941 को हिटलर ने सोवियत संघ यानी अभी के रूस पर हमला कर दिया और उसी के 6 महीने बाद जापान ने अमेरिका पर हमला कर दिया था। इन सारी चीजों को देखते हुए अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ा। शुरू में जर्मनी और जापान दोनों काफी तेजी से आगे बढ़े। जर्मनी का यूरोप के एक बड़े हिस्से पर तो जापान का एशिया प्रशांत महासागर के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा हो गया। लेकिन 1942 में जापानी सेना की शिकस्त और 1943 में जर्मन सेना की हार के बाद किस्मत का चक्का 360 डिग्री उल्टा घूमता है और अगले 2 साल बाद ही जर्मनी की हार तय हो जाती है। जर्मन की हार के बाद हिटलर से सरेंडर करने को कहा जाता है क्योंकि इसके अलावा अब उसके पास कोई चारा भी नहीं था। लेकिन हिटलर सरेंडर करने के बजाय मौत को गले लगाना ज्यादा पसंद करता है और फिर अपने 56वें जन्मदिन के 10 दिन बाद यानी 29 अप्रैल 1945 को अपने बंकर में खुदकुशी कर लेता है। हालांकि इस खुदकुशी से पहले वो शादी भी करता है। हिटलर की सुसाइड के 1 हफ्ते बाद जर्मनी बिना किसी शर्त के सरेंडर कर देता है और इस तरह यूरोप में वर्ल्ड वार 2 खत्म हो जाता है। मगर एशिया में ये जंग अब भी जारी थी। जर्मन की हार से जापान की भी कमर टूट जाती है, मगर इसके बावजूद वो सरेंडर करने को तैयार नहीं होता।
जापान को सरेंडर करने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जापान रूस के जरिए अमेरिका से बातचीत करके इस मसले को हल करना चाहता था। इस जंग में रूस अगरचे अमेरिका के साथ था, लेकिन रूस और जापान के बीच एक मुआहदा यानी डील हुई थी, जिस डील के मुताबिक ये दोनों देश इस जंग में एक दूसरे के खिलाफ सीधे तौर पर नहीं लड़ेंगे। लेकिन 15 अप्रैल 1945 तक रूस और जापान के बीच हुई डील भी खत्म हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद सालों तक दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़े, क्योंकि डील खत्म होने के बाद भी दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते थे और जापान लगातार रूस के जरिए बातचीत करके इस जंग को खत्म करना चाहता था। इसी दरमियान 1945 में 17 जुलाई से 2 अगस्त तक जर्मनी में एक बैठक होने वाली थी, जिसमें वर्ल्ड वार 2 के विजेता टीम शामिल होने वाले थे। इस बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और रूस के तानाशाह जोसेफ स्टालिन भी शामिल हुए थे। इस बैठक से महज एक हफ्ता पहले यानी 9 जुलाई 1945 को जापानी राजदूत रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि आप इस बैठक में शामिल होने वाले नेताओं से कहें कि जापान इस जंग को शांतिपूर्वक खत्म करना चाहता है। इसके अलावा जापान एलन डेलेस नामी एक अमेरिकी अधिकारी से भी अपील करते हैं कि वो शांति वार्ता चाहते हैं। मतलब इस बैठक से पहले ही शांति से जंग खत्म करने की बात अमेरिका तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन जापान को नीचा दिखाने की जिद पर अड़े थे। ट्रूमैन चाहते थे कि जापान बिना शर्त के समर्पण करे। इस बैठक से एक दिन पहले एक अमेरिकी अधिकारी का ट्रूमैन को फोन आता है। वो बताते हैं कि अमेरिका ने परमाणु बम का कामयाब परीक्षण कर लिया है। अब ट्रूमैन का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो इस बैठक में जापान को सीधी धमकी दे देते हैं। वो कहते हैं कि अमेरिकी सैन्य ताकत का एक ही मकसद है और वो है जापान का सर्वनाश। अब जापान पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाएगा, उसके नेताओं को हटाकर तहस नहस कर दिया जाएगा, राजवंश को हटाकर लोकतंत्र की स्थापना होगी और इस जंग के कसूरवार को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जर्मनी से ही अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी सेना के प्रमुख को हुक्म देते हैं कि 3 अगस्त तक यूरेनियम बम लिटिल बॉय को गिराने की तैयारी कर ली जाए। हालांकि अब तक अमेरिकी वैज्ञानिक एक दूसरा बम फैटमैन भी तैयार कर चुके थे। इसके बाद जापान के 4 बड़े शहरों की लिस्ट तैयार हुई, जिसमें हिरोशिमा के अलावा कोकुरा, क्योतो और निगाता के नाम थे। मतलब जापान का नागासाकी अमेरिका के इस लिस्ट में था ही नहीं। लेकिन अमेरिका के तत्कालीन युद्ध मंत्री स्टिम्सन के कहने पर जापान की राजधानी क्योतो का नाम इस लिस्ट से हटा दिया जाता है, क्योंकि अमेरिकी वॉर सेक्रेटरी स्टिम्सन इसी क्योतो शहर में अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने गए थे और वो नहीं चाहते थे कि उनके हनीमून के यादगार शहर की खूबसूरती को तबाह बर्बाद किया जाए। हालांकि अमेरिका के कुछ अफसर और वैज्ञानिक ऐसे भी थे जो परमाणु हमले के खिलाफ थे। उनमें सबसे बड़ा नाम था अमेरिकी जनरल आइजनहावर और वैज्ञानिक लियो ज़िलार्ड का। उनका कहना था कि जर्मन की हार के बाद जापान देर सवेर घुटना टेक ही देगा, इसलिए परमाणु अटैक सही नहीं है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का कहना था कि हमने $2 अरब लगाकर इन बमों को केवल शो में रखने के लिए नहीं बनाया है। जब ये बम फटेगा तो जापान जल्द ही सरेंडर कर देगा और अमेरिकी सैनिकों का कटना मरना बंद हो जाएगा। 1945 में जापानियों ने ओकिनावा की लड़ाई में 12,500 अमेरिकी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था और तब तक पूरे प्रशांत महासागर क्षेत्र में करीब 70,000 अमेरिकी सैनिक भी मारे जा चुके थे। और यही वजह थी कि अमेरिका के ज्यादातर अफसर अपने राष्ट्रपति की बात से सहमत थे। आखिरकार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर यूरेनियम वाला बम गिराया गया। उधर ये बम गिरने के 2 दिन बाद ही रूस ने जापान पर हमला कर दिया और उसके अगले रोज अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिरा दिया और उसके 6 रोज बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया। इन दोनों बमों को गिराने को लेकर अमेरिका ने दुनिया को ये तर्क दिया कि बिना बम गिराए जापान सरेंडर नहीं करता। लेकिन जर्मन पत्रकार क्लाउस शेरर ने इस अमेरिकी तर्क को लेकर दुनिया के 2 बड़े इतिहासकार सुयोशी हसेगावा और मार्टिन जे शेरविन से जब बात की तो ये दोनों ही अमेरिका के इस तर्क से सहमत नहीं दिखे। इन दोनों ने परमाणु बम गिराने के अलग कारण बताए। इनके मुताबिक जुलाई 1945 के दौरान जापान आत्मसमर्पण करने का मन बना चुका था, लेकिन वो अपने राजा की जान को लेकर गारंटी चाहता था। इसलिए पहला बम गिरने के बाद भी वो इस उम्मीद में था कि रूस बातचीत के जरिए अमेरिका को मना लेगा। लेकिन 8 अगस्त को जब रूस ने ही उस पर हमला कर दिया तो जापान की बची खुची आस भी टूट गई। सुयोशी हसेगावा की माने तो पहला बम गिरने के बाद रूस ने इसलिए जापान पर अटैक किया
क्योंकि वो अमेरिका से पहले जापान का अपने सामने समर्पण चाहता था। इधर रूस के जापान पर हमले से अमेरिका को डर लगने लगा था। उसे लगा कहीं ऐसा न हो कि रूस के सामने जापान घुटने टेक दे और वो अपने प्लूटोनियम बम फैट मैन का जापान में परीक्षण न कर सके। और इसीलिए अमेरिका ने नागासाकी में बम गिराने की तारीख 13 अगस्त के बदले 9 अगस्त कर दी। उसे डर ये भी था कि जर्मन की तरह कहीं जापानी जमीन पर रूसी सैनिकों ने पहले अपना झंडा फहरा दिया, तब तो हो सकता है जापान उसके हाथ से पूरी तरह फिसल जाए। यानी अमेरिका ने लाखों निर्दोष लोगों की जान केवल अपने बम के परीक्षण और रूस से एक रेस जीतने के लिए ले ली। खैर ये तो कि अमेरिका ने परमाणु बम जापान पर गिराया क्यों, लेकिन आखिर जब ये परमाणु बम गिरा तब क्या हुआ और कैसे इन दो बमों ने जापान में कयामत ला दिया। तारीख थी 6 अगस्त 1945 की। 1945 आते आते एक आम जापानी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी थी। दुकानों में अंडे, दूध, चाय और कॉफ़ी पूरी तरह से गायब हो चुके थे। स्कूलों के मैदानों और घरों के बागीचों में सब्जियां उगाई जा रही थीं। पेट्रोल भी आम लोगों की पहुंच से बाहर हो चुका था। सड़कों पर एक भी निजी कार नहीं दौड़ रही थी। हिरोशिमा की सड़कों पर हर तरफ साइकिलें, पैदल चलते लोग और सैनिकों की गाड़ियां दिखाई दे रहे थे। जापान के हिरोशिमा का आसमान बिल्कुल साफ था, कहीं कोई बादल नहीं था। हिरोशिमा के लोगों के लिए यह हर सुबह जैसी ही थी। लोग अपने रोजमर्रा कामों को निपटा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे। करीब 4 लाख जनसंख्या वाला ये शहर इस बात से बिल्कुल अनजान कि चंद मिनटों में यहाँ सब कुछ खत्म होने वाला है। इतिहास तो लिखा जाना अभी बाकी था, लेकिन उसकी इबारत तैयार थी। और तभी हिरोशिमा के आसमान में एक अमेरिकी B-29 फाइटर प्लेन दिखता है। ये लड़ाकू विमान फिलीपींस के तिनियान द्वीप से उड़ा था और कुछ ही घंटों बाद हिरोशिमा पहुंच जाता है। जब ये प्लेन हिरोशिमा के ऊपर करीब 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, तब उसमें बैठे मेजर टॉमस अपने सामने लगे लाल बटन को दबा देता है। बटन दबता है और बम जमीन की ओर चल पड़ता है और महज 43 सेकेंड बाद जमीन से करीब 585 मीटर की ऊंचाई पर बम फट जाता है। 64 किलो यूरेनियम के बने इस बम का नाम था लिटिल बॉय। हिरोशिमा के एक सबसे बिजी ओई ब्रिज के ऊपर इसे गिराना था, लेकिन तेज हवा के झोंके इसे अपने टारगेट से करीब 250 मीटर दूर धकेल देता है और ये बम फटता है एक अस्पताल के ऊपर। बम फटने से जो गर्मी निकलती है वो 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। 3 किलोमीटर के दायरे में जो कुछ आता है तुरंत सब खत्म हो जाता है। खुद अमेरिकी जानकारों का मानना है कि मात्र 5 सेकेंड के अंदर 80,000 लोग मारे जाते हैं। शहर में सेना के अड्डे तक तबाह हो जाते हैं। जो लोग बम फटने के समय हिरोशिमा में थे वो जलकर राख हो गए और जो बम फटने से नहीं मरे वो अंधे, बहरे या लूले लंगड़े हो गए। उनके कान, हाथ, पैर या दूसरे अंग शरीर से टूट कर बिखर गए। उनके शरीर से मांस के झुलसे हुए टुकड़े लटक रहे थे। खून शरीर से भाप बनकर सूख गया और अगर नहीं तो टपक रहा था। दरख्तों के पत्ते झड़ चुके थे। शहर का एक पार्क लोगों की लाश से भर चुका था। विस्फोट का असर इतना तेज था कि ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर दूर हर इमारत की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। शहर के बीच कंक्रीट इमारतों को छोड़कर धरती के ऊपर मौजूद हर चीज गायब हो गई। हिरोशिमा की 2/3 इमारतें 1 सेकंड के अंदर ध्वस्त हो गई। कई किलोमीटर तक आग की एक आंधी सी फैल गई। जैसे ही विस्फोट हुआ, फाइटर प्लेन के केबिन में एक तेज रोशनी फैल गई और पायलट पॉल डेविडसन ने अपने दांतों में एक अजीब सी सिहरन महसूस की। एक दूसरे विमान में बैठे अधिकारी ने अपना कैमरा उठाया और जब बम फटा उसकी तस्वीरें लेने लगे। नीचे बैंगनी बादलों के बीच सफेद धुएं का एक रेला 3000 फीट तक उठा और उसने एक मशरूम की शक्ल बना ली। हिरोशिमा के पूर्वी इलाके में एक ट्रेन शहर की तरफ बढ़ रही थी। अचानक सैनिकों ने चलती ट्रेन को रोककर सभी यात्रियों को नीचे उतर जाने के लिए कहा। डब्बों को इंजन से अलग कर वहीं रोक दिया गया, लेकिन इंजन आगे बढ़ता चला गया। लेकिन वो बहुत आगे नहीं जा पाया क्योंकि रेलवे लाइन पैदल शहर छोड़कर जाने वाले लोगों से भरी हुई थी। उनमें से कुछ लोगों की त्वचा उनके चेहरे से लटक रही थी और कुछ की बाहें इस तरह झूल रही थी जिस तरह दीवार से आधा फटा हुआ पोस्टर झूलता है। कुछ लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे थे और उनके मुंह से पानी पानी की आवाज निकल रही थी। जापान के रहने वाले एक पत्रकार जिनका नाम था सातोशी नाकामुरा, वो 5 अगस्त की शाम किसी जरूरी काम से हिरोशिमा जाने वाले थे, लेकिन हिरोशिमा से कुछ दूरी पर ही उनके एक दोस्त ने उन्हें रोक लिया, ये कहकर कि कल सुबह चले जाना। जब हिरोशिमा में बम गिरा तो उसके असर से वो जमीन पर गिर पड़े और उनके चेहरे को टूटे हुए कांच ने घायल कर दिया। सुबह उन्होंने अपनी साइकिल उठाई और हिरोशिमा की तरफ चल पड़े।
कहते हैं कि हिरोशिमा की बर्बादी देखने वाले वो पहले पत्रकार थे। उन्होंने डेमी समाचार एजेंसी के दफ्तर में पहली बार खबर दिया कि 8:16 पर दुश्मन के 2 विमानों ने हिरोशिमा पर एक खास बम गिराया है। हिरोशिमा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और करीब 1,70,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। जब डेमी समाचार के ब्यूरो चीफ ने यह सुना तो उन्होंने कहा, यह सच नहीं हो सकता कि एक बम से हिरोशिमा में इतने लोग मर गए हों। ब्यूरो चीफ ने नाकामुरा से कहा कि आप अपनी रिपोर्ट में प्रभावित हुए लोगों की संख्या बदल दें, क्योंकि सेना इसे मानने से इनकार कर रही है। नाकामुरा ने टेलीफोन पर चिल्लाते हुए कहा कि सेना मूर्ख है। अभी जापान इस हमले से उबरा भी नहीं था और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही थी। तभी तारीख आती है 9 अगस्त 1945 की। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका जापान पर दूसरा बम गिराता है, जिसका नाम था फैटमैन, और ये हिरोशिमा पर गिराए गए बम से भी ज़्यादा खतरनाक था। इस बम को गिराना था क्योतो पर, मगर चूंकि अमेरिकी वॉर सेक्रेटरी के हनीमून की यादें इस शहर से जुड़ी थी, इसीलिए तय होता है कि इसे कोकूरा पर गिराया जाएगा, यानी नागासाकी का नाम भी नहीं था। सुबह 9 बजे अमेरिकी फाइटर प्लेन इस बम को लेकर रवाना होता है और 11 बजे कोकूरा शहर पहुंच जाता है। इत्तेफाक से उस रोज कोकूरा शहर के आसमान में गहरे काले रंग का बादल छाया हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें बम गिराने में दिक्कत आ रही थी और उनके प्लेन का फ्यूल भी खत्म हो रहा था। पायलट यूएस नेवी से संपर्क कर बताते हैं कि बम गिराने में दिक्कत आ रही है, इसलिए हम वापस लौट रहे हैं, लेकिन उन्हें वापस लौटने से मना कर दिया जाता है। चूंकि वापसी में नागासाकी शहर पर रहा था, उन्हें ऑर्डर मिलता है कि बम नागासाकी शहर पर गिरा दो। बम गिरता है और महज कुछ सेकेंड में 70,000 लोग मारे जाते हैं। 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाली 90% इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं। 15 किलोमीटर के अंदर हर इमारत की खिड़कियों के कांच तक टूट जाते हैं और इस तरह कोकूरा शहर के ऊपर छाए बादल की वजह से उनकी जानें बच जाती हैं। हालांकि ये बम जितना शक्तिशाली था, अगर कोकूरा शहर पर गिरता तो तबाही बहुत ज्यादा होती, क्योंकि नागासाकी चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है। इसीलिए तबाही का दायरा ऊंचे ऊंचे पहाड़ की वजह से सिमट कर रह गया। इस बम से करीब 1.5 लाख लोग तो उस वक्त मारे गए, लेकिन बाद में इससे निकलने वाले रेडिएशन से लाखों लोग मारे गए और ये आंकड़ा 4 से 5 लाख तक पहुंच जाता है। ज्यादा लोग इसलिए भी मरे क्योंकि उन्हें सही समय पर इलाज नहीं मिला, यानी इस हमले में इस शहर के 70 से 80% डॉक्टरों की मौत हो चुकी थी और सही समय पर इलाज न मिलने के कारण मौत का आंकड़ा बढ़ता ही गया। कहते हैं कि आज तक जापान इस हमले से उबर नहीं पाया है, खासकर ये दोनों शहर। तो दोस्तों, ये थी हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए जाने और उससे होने वाली तबाही की पूरी कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।